अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। शॉपकीपर हैं आप, ट्रेडर हैं, आपकी छोटी सी फैक्ट्री है, आप बिजनेस करते हो ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, रिटेल का। तो आपने अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसके बाद आयरस क्योंकि चेंज हो गया है, आयरस 2.0 आ गया जो कि काफ़ी डिफरेंट है, तो इस वजह से मैं अपडेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने मेन वेबसाइट से आयरस पे आना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा। आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड देना है और उसको लॉगिन करना है। बिजनेस पर्सन ने नॉर्मल फॉर्म को ओपन करना होता है, तो नॉर्मल जो फॉर्म है आपका वो आपने यहाँ से ओपन करना है। आप वैसे सारे जो फॉर्म अगर आप देखना चाहो तो ये डिक्लेरेशन में इसको ओरिजिनल से यहाँ से आप कर सकते हो। ये सैलरी का है, नॉर्मल का है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म इन्होंने यहीं पे रखा हुआ है, जिस भी साल की रिटर्न फाइल करनी है यहाँ पे आप लिखोगे 2022। जिसकी भी फाइल करनी है, मैंने 23 की करनी है, मैं 23 लिखूंगा और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ये फॉर्म उसने ओपन कर दिया है। अब आपने बिजनेस में आना है और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में आना है। अब आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि इसकी जो शक्ल है ना, ये काफ़ी चेंज है। जो आयरस पुराना था वो डिफरेंट था, वो थोड़ा सादा सा था। तो ये जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपने ध्यान से वर्किंग करनी है। इसमें एरर के चांस जो है ना मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब आपने सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू में आना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट के नीचे आपने बताना है पूरे साल में आपकी सेल कितनी हुई। अब जरूरी नहीं है कि आप बैंक स्टेटमेंट के जो क्रेडिट है उसको सेल कंसीडर करो, उसको छोड़ दें। आपने वैसे देखना है कि एक्चुअल सेल आपकी है कितनी। पूरे साल की जो सेल्स है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पूरे साल की जो हमारी सेल्स है वो है 75,20,000। इसको कैलकुलेट करें जी। उसके बाद आपने नीचे आना है। हमने अब ओपन जो है ना वो उसकी वैल्यू लिखनी है अपनी परचेजेस वगैरह की। अब इसमें एक है ओपनिंग स्टॉक। देखें फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक ये उस वक्त आएगा अगर आपने पिछले साल जब रिटर्न फाइल की थी तो आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था। ये देखें, अगर तो पिछले साल की रिटर्न में क्लोजिंग स्टॉक था तो वो सेम फिगर इस साल ओपनिंग स्टॉक में आएगी। अगर आपका पिछले साल स्टॉक आपने नहीं लिखा तो वो यहाँ पे फिर ओपनिंग भी ना लिखें, आप इसको छोड़ दें। आपको इतनी जो है ना वो कम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर कंपनीज के लिए होती हैं। वहाँ पे अकाउंट्स का पूरा स्टाफ बैठा होता है, वो चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से एक शॉपकीपर को इसकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखना भी चाहें ना तो आपको पता होता है, एक आइडिया होता है कि हर साल मेरी दुकान में जो है ना वो तकरीबन कोई 1-1.5 लाख का, 2-4 लाख का माल जो है वो पड़ा होता है। तो आप पिछले साल अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो वो एक आप लिख सकते हो। मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी थी 2.5 लाख, ठीक है, तो वो इस साल 2.5 लाख ओपनिंग आ जाएगा। तो इसी तरह जब दोबारा इस साल का क्लोजिंग लिखोगे उसमें भी आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो। लेकिन मैं कहूंगा कि आप ना ही लिखें तो बेहतर है, इसको छोड़ दें आप। उसके बाद जो आपकी परचेजेस है ना आपने ये देखनी है। अब ये परचेजेस बड़ी आपने ध्यान से देखनी है। आपने फ्रेंड्स वो परचेजेस लिखनी है जिसके बिल आपके पास हैं, ठीक है। आपने फर्ज किया पूरे साल में अगर 1.5 करोड़ की परचेज की है तो और कुछ नहीं तो आपके पास 50-55 लाख के बिल तो होंगे ना जो आपने संभाल के रखे होंगे। और वो बिल आपने लेने हैं जिनको पेमेंट भी आप बैंक में करते हो। एक उनके बिल होने चाहिए, दूसरा आपने उनकी जो पेमेंट है ना वो अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट उनके अकाउंट में की हो। आपने ऑनलाइन ट्रांसफर ना किया हो, जैसे हम कहते हैं नहीं मैंने ऑनलाइन लगवा दिया। ऑनलाइन नहीं लगवाने आपने। जो ऑनलाइन लगवाना होता है ना वो टैक्स की उसको अगर हम लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब है आपने उसको कैश पेमेंट की है, तो वो जो आपकी परचेजेज है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगी। मैं कहता हूँ पूरे साल में जी मेरी जो परचेजेस थी फॉर एग्जांपल वो थी 55,32,100। आपको उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ें मैं ओपनली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको जो है ना वो इशारे से समझा रहा हूँ, आपने इसी तरह ही करना है। सैलरीज वेजेस में आपके पूरे साल की जो सैलरीज हैं, आपने कोई लोडिंग अनलोडिंग पे की है वो लिखे यहाँ पे। और जो कोशिश करें जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर तो किसी की सैलरी 30,000 से ज़्यादा है तो फिर आप उसको बैंक में पेमेंट करें, मतलब अपने बैंक अकाउंट से उसके अकाउंट में करें। अगर 30,000 से कम है तो फिर आप उसको कैश में भी पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल की हम कहते हैं जी हमारी इतनी सैलरी। उसके बाद पावर आ जाती है। बिजली का बिल जो उस दुकान का, फैक्ट्री का बिजली का बिल है वो जुलाई 22 से 30 जून 2023 तक, क्योंकि मैं 2023 की फाइल कर रहा हूँ तो पूरा बिल आपने जमा करके यहाँ पे लिखना है। बिल की पेमेंट आप चाहे कैश में कर दें, उसका मसला नहीं होता, ये एक एक्सक्लूजन होती है, ठीक है। मैं कहता हूँ पूरे साल के हमारे जो बिल थे वो 4.5 लाख के थे। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह आप नीचे आ जाएं और नीचे देखें अगर रिपेयर मेंटेनेंस आपने करवाई है तो वो यहाँ पे लिख दें। लेकिन कोशिश करें इसका बिल कुछ ना कुछ होना चाहिए। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई, इसके अलावा शॉप के जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, फैक्ट्री के छोटे मोटे एक्सपेंस हैं मतलब खाने के, इसके अलावा और कोई गेस्ट आ जाते हैं आपके फैक्ट्री में, बिजनेस के जो एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हो तो वो भी इसी में आ जाता है। ये जो कैलकुलेटर बना हुआ है ये भी कैलकुलेट आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो।
जी, अब इसको हमने किया, तो अब ये देखें आपका भी जो प्रॉफिट ये बना रहा है, ये 8,62,900 प्रॉफिट बना रहा है। अब उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंस आप देख लें, अगर तो मैनेजमेंट एक्सपेंस है तो वो लिखना है। अब रेंट, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री है, आपकी शॉप है, अगर वो रेंट पे है तो जो उसका रेंट है ना, जिसका एग्रीमेंट आपने उसके साथ किया हुआ है, वो रेंट अमाउंट पूरे साल की यहाँ पे लिखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो अपने ओनर को रेंट की पेमेंट करनी है, वो आपने कैश में नहीं करनी, आपने उसके अकाउंट में अपने अकाउंट से ट्रांसफर करनी है। मैं कहता हूँ पूरे साल का रेंट हमारा है 12 लाख। अब मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर आपने ये पेमेंट की हुई कैश में और कल को आपको कोई ऑडिट का नोटिस आ गया, तो एफबीआर ने ये 12 लाख आपको डिसअलाउ करके इसके ऊपर टैक्स लगा देना है। ठीक है, बात छोटी सी होती है, लेकिन अगर आप उसको सही वे में कर लोगे तो टैक्स बच जाएगा, सही वे में नहीं करोगे तो खाम खाम टैक्स का जो है ना वो आपको पे करना पड़ जाएगा। आपने अपने जो बिजनेस के रेंट की अमाउंट होती है ना, जो आप रेंट दे रहे हो बिजनेस का, आपने बिजनेस के लिए कोई गोदाम लिया हुआ है, कोई शॉप ली हुई है, कोई फैक्ट्री ली हुई है, कुछ भी है, आपने बिजनेस पर्पज के लिए अगर वो यूज कर रहे हो ना, तो फिर आपने उसका जो रेंट ओनर को देना है वो आपने उसके बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट से देना है, या उसको चेक के थ्रू पेमेंट करनी है। अब आपने अगर कोई मैनेजर अकाउंट्स रखा हुआ है, कोई अकाउंट्स में मैनेज करने के लिए बंदा रखा हुआ है, लेबर अलहदा होती है, तो उसकी जो सैलरी है पूरे साल की, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्रैवलिंग कन्वेंस, ये भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा कम्युनिकेशन में अगर आपने बिजनेस पे पीटीसीएल है वो यूज़ कर रहे हो, आप इंटरनेट का कनेक्शन लगाया हुआ है वो यूज़ कर रहे हो, बिजनेस पर्पज़ के लिए आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पे आप पूरे साल का अपना जो एक्सपेंस है वो क्लेम कर सकते हो। स्टेशनरी में आप लिख सकते हो, अगर आप अपने बिजनेस के जो बुक्स होती हैं वो प्रिंट करवाते हो, जैसे इनवॉइसेज हैं, गेट पासिस हैं, इसी तरह की जो बुक्स होती हैं स्टेशनरी की अगर यूज़ होती हैं आपकी, तो पूरे साल में जो भी आपका प्रिंटिंग हुई है वो अगर उसका बिल आपके पास है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो अपने कंसल्टेंट को फीस आप पे कर रहे हो पूरे साल की, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग की, ऑडिट की, जो भी चीज़ है आपकी, तो आप यहाँ पे उसका एक्सपेंस लिख सकते हो। ये कैलकुलेट करें। और अब आप देखें ये मोस्टली एक्सपेंस आ गए हैं, फिर भी आप देख लें जो आपसे रेलिवेंट हो वो आप लिखें, जो नहीं है उनको छोड़ दें। अब देखें आपका प्रॉफिट कितना बना है। अब देखें ये माइनस में आ गया है, मतलब ये लॉस आपको शो कर रहा है, तो लॉस तो हमने दिखाना नहीं, और लॉस में आपको कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कभी दिखाएं भी ना, क्योंकि उसका कोई फायदा है नहीं। 2023 में 6 लाख तक अगर आप प्रॉफिट शो करते हो 2023 में, तो आपको कोई टैक्स नहीं है। 2022 में उससे पहले 4 लाख की लिमिट थी, ठीक है, तो हम 6 लाख तक प्रॉफिट अगर शो करेंगे तो हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम खाम हमें लॉस को दिखाएं। ठीक है, तो आपने इसको लॉस को नहीं दिखाना, ये याद रखिएगा, करना ही है ना तो कम से कम 6 लाख से कम प्रॉफिट कर लें कि आपको टैक्स ना पे करना पड़े। अब मैंने इसको एडमिटेड टैक्स भी आपको दिखाना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो रेवेन्यू है ना वो बढ़ा देता हूँ, ताकि वो आपका यहाँ पे एडमिटेड टैक्स बन जाए और ये प्रॉफिट आ जाए आपका। ठीक है, ये देखें अब मेरे पास ये प्रॉफिट आ गया 13,42,700। अब आप जाओगे ना कंप्यूटेशन में, ये देखें टैक्स चार्जेबल, ये पहले और तरह होता था, अभी और तरह, ये कंप्यूटेशन इधर आएगी। यहाँ पे अब आपको ये एडमिटेड टैक्स बताइए, ये देखें उसने एडमिटेड टैक्स के सामने ये बता दिया। अब आपने यहाँ पे ये एडमिटेड टैक्स आ गया, ठीक है, आज का चालान बनाना है तो सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे, वो आपको PSID दे देगा, उसकी पेमेंट आपने जो है वो करनी होती है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। जी, ये हमने बिजनेस की सारी एंट्रीज कर ली हैं। उसके बाद आपने करना ये है, बिजनेस में जो है ना, जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो उसकी एक बैलेंस शीट छोटी सी वो आपने बनानी होती है। ये देखें बिजनेस एसेट्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना एक अमाउंट आपने कैपिटल की लिखनी होती है, ये वो कैपिटल की अमाउंट है जो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में भी देनी होती है कि मेरा ये बिजनेस है और उसका कैपिटल इतना था, मतलब मैंने इतने पैसे से काम स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसका कैपिटल मेरा जो था वो 5 लाख था, ठीक है, और इसके अलावा मैंने मार्केट में लोगों को पैसे भी देने हैं, तो वो तकरीबन मेरे जो मार्केट में मैंने लोगों को पैसे देने हैं वो 4 मिलियन के करीब है। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। और अब ये टोटल अमाउंट जो आपकी बन गई 45 लाख, आप इसको अगर तो आपने कोई मशीनरी वगैरह रखी हुई है तो बेशक आप मशीनरी की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। मैं कहता हूँ कि 2 मिलियन की मेरे पास इक्विपमेंट और मशीनरी पड़ी है जो कि मेरे बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रही है। ठीक है, स्टॉक क्योंकि मैंने रखा नहीं, मैं क्योंकि पीछे एंट्री नहीं की इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा। बाकी जो अब ये 45 लाख में से माइनस करें 2 मिलियन तो 25 लाख रह जाता है, वो सारा आप अदर एसेट्स में डाल दें और इसको कैलकुलेट करना। आपने ये अमाउंट और ये अमाउंट सेव करनी है, 45 लाख 45 लाख। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज और है, अगर आप ये चीजें नहीं ऐड करना चाहते, आप कुछ भी ना करो, यहाँ पे कैपिटल में 5 लाख लिख दो और अदर एसेट्स में 5 लाख लिख दो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने करनी है, अब ये जो कैपिटल की अमाउंट है ना 5 लाख, ये 5 लाख, यहाँ पे ये 5 लाख आपने वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे
एसेट्स में लाजमी मेंशन करने हैं। ये देखें, ये बिजनेस कैपिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अगर तो आपने पिछले साल ऐड किया होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, नहीं किया तो आप उसको ऐड करें, ABC। अब ये बिजनेस देखें, बिजनेस कैपिटल AB, मेरे बिजनेस का जो नाम है ना मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। अब मैं उसको 5 लाख जो कैपिटल मैंने बैलेंस शीट में लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिखना। बिजनेस की सिर्फ ये एक एंट्री जो है वो इधर होगी रिकन वेल्थ में। इसके अलावा ना तो जो बिजनेस का अकाउंट है जिसका टाइटल आपका जो ये ABC ट्रेडिंग को का टाइटल है, ठीक है, उसकी जो भी बैंक बैलेंस होंगे 30 जून के वो यहाँ पे किधर भी नहीं आएंगे। यहाँ पे जो बैंक बैलेंस आते हैं ना वो सिर्फ पर्सनल होते हैं आपके, ये याद रखिएगा। बहरहाल ये आपने आपकी जो रिटर्न की का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हमने करना है कि हमारे जो टैक्सेस की डिडक्शन हुई है वो हमने कैसे करनी है। ये वेल्थ स्टेटमेंट में एक एंट्री थी, ये मैंने आपको समझा दी है जो करने वाली है। अब उसने आपने टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में दोबारा आना है और एडजस्टेबल टैक्स में आना है। अच्छा, एडजस्टेबल टैक्स में आप आएंगे ना तो अब यहाँ पे देखें आपके जो भी टैक्सेस है ना वो आपने 1 बाय 1 देखने के कहाँ पे मेरा टैक्स कटा हुआ है तो वो यहाँ पे आपने क्लेम करना है। अगर आप इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है तो ये 153 यहाँ पे एडजस्टेबल में नहीं होंगे, वो फाइनल में होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली अगर गाड़ी का कोई आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उसका टोकन टैक्स पे किया, उसमें जो इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स है वो क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये व्हीकल ट्रांसफर आपने करवाया वो टैक्स कोई पे किया है इस साल तो वो क्लेम कर सकते हो। गाड़ी सेल करते हुए कोई पे किया तो वो क्लेम कर सकते हो। ये जस्ट आपने प्लस पे क्लिक करना है, गाड़ी का आपने नंबर लिखना है, थोड़ी सी उसकी डिटेल बतानी है यहाँ पे, और ये देखें वो आ गया। आप देखें टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, तो जितना टैक्स पे कर दिया है ना आपने, इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स जो उस चालान पे लिखा होता है वो सिर्फ आपने यहाँ पे क्लेम करना है, उसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसी तरह आप नीचे मतलब ये 1 बाय 1 आप देखें आपने जहां पे भी टैक्स पे किया है वो क्लेम कर सकते हो। अब ये देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल इंडस्ट्रियल, अब जाहिर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल होगा, तो यहाँ पे आपने जो भी है वो रेफरेंस नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लेस्को है, मैपको है, जो भी है ये फेस्को है, तो वो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखें जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हो। तो पूरे साल का इनकम टैक्स जो बिल में आ रहा होता है ना, आपने सेल टैक्स नहीं लेना, इनकम टैक्स जो पूरे साल का जुलाई 22 से 30 जून 2023 तक आ रहा है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। इसी तरह आप नीचे आए, अब ये देखें आप अपने मोबाइल फ़ोन का भी यहाँ पे अपना प्लस पे क्लिक करें, नंबर ऐड करें, उसका टैक्स ले सकते हो। इंटरनेट बिल जो है उसका प्लस पे क्लिक करें, उसका भी टैक्स ले सकते हो। ये सारे टैक्सेस जो हैं आपने यहाँ पे 1 बाय 1 देख लेने हैं ताकि जो टैक्स हमने, और इसके अलावा ये ना आपको ये अगर आपने ऐसे ये टैक्स लगा होगा तो ये आपको पता लग जाएगा। एफबीआर ने इस नए सॉफ्टवेयर में एक सिर्फ काम की बात की है कि एफबीआर मालूमात पे आपके जो भी टैक्सेस आते हैं ना तो वो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। अब देखें जैसे कि ये फाइनल टैक्स में ये आपने कर दिया, ये जो नीचे वाला टैक्स है ना, ये अगर आप चेक कर लें एफबीआर मालूमात, जैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप रिटर्न फाइल करने से पहले एक दफ़ा उसको लाजमी देख लें। ये जो 236 का टैक्स है, अगर आप अली एक्सप्रेस से, अलीबाबा से या बाहर किसी कंट्री बाहर से आप परचेजेस करते हो जब अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू, तो उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स कटता है, तो एफबीआर मालूमात में वो आ रहा होता है, वो टैक्स आपने यहाँ पे पूरे साल का यहाँ पे लिख देना है। अब देखें अगर ये होता ना तो ये ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे फिल कर देना था। अब ये देखें फाइनल टैक्स, अब ये देखिए ये अमाउंट मैंने नहीं लिखी, ये उसने खुद उठाई है एफबीआर मालूमात से। तो अगर आपके टैक्सेस कटे होंगे तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि अब आपको एंट्री खुद नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आपका किसी वेंडर ने, किसी सप्लायर ने या आपके किसी कस्टमर ने आपका कोई टैक्स काटा है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ये मुझे डिविडेंड का टैक्स आया हुआ था तो डिविडेंड का टैक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपके अगर बैंक में कोई प्रॉफिट आ रहा होगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपने उसको एक दफा कंफर्म जरूर कर लेना है कि वो ठीक है। एफबीआर मालूमात में लाजमी उसको देख लेना है आपने। ठीक है, अगर वहां पे वो नहीं आ रहा और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है कि जी मेरा टैक्स यहाँ पे कटा हुआ है तो वो फिर आपने क्लेम करना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि पेमेंट फॉर गुड्स जो है मैंने पेमेंट की थी तो उन्होंने मुझसे यहाँ पे जो है ना ये टैक्स भी काटा था, तो यहाँ पे ये 153 का जो भी टैक्स आपका कटा हुआ है उसका आपने रेट देखना है कि किस रेट पे कटा हुआ है। जिस रेट का टैक्स कटा हुआ है ना आपने उसके सामने जो है ना वो अपनी एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। ये प्राइस बॉन्ड है, अगर ड्यूरिंग द पीरियड कोई प्राइस बॉन्ड आपने विन किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ये देखें प्राइस बॉन्ड है, मैं कहता हूँ मेरा 50,000 का प्राइस बॉन्ड निकला है, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, ये इस पे टैक्स बना देगा। इसको यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे भी लिखना है क्योंकि इतना टैक्स काट गया होगा। ठीक है, मतलब ये आपने बार जो है ना ये तसल्ली से एक चीज़ें देख लेनी है कि आपने जो जो टैक्सेस पे किए वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके।
ये एडजस्टेबल टैक्स में आप देखेंगे ना, तो ये जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस होते हैं, आप जब जिस प्रॉपर्टी लेते हो बेचते हो, तो ये देखिए वो भी आ रहे होते हैं। तो अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की है तो उसका भी टैक्स यहाँ पे आपने लेना है। तो ये टैक्स काफी ज्यादा है, अगर मैं एक एक पे बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने देखना है जो टैक्स है उसको ले लेना है, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए या वो एफबीआर मालूमात पे शो हो रहा हो। अब कंप्यूटेशन पे आप आएंगे तो आप देखेंगे क्या होगा। अब देखें जी, आपका जो टैक्स था ना विद होल्डिंग जो था वो 50,000 था। अब रिमेनिंग जो रह गया इसका आपने ये पेमेंट करनी है। इसका क्या करना है, आप ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको चालान बना देगा, ठीक है। अभी इसको इसका चालान बना के आपने पे कर देना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। घंटे के बाद आपने दोबारा फॉर्म ओपन करना है। इसको पे करने के बाद जब आप दोबारा होगे तो क्या करना है वो मैं बताता हूँ। पहले अब हम अपनी वेल्थ की वर्किंग कर लेते हैं कि वेल्थ की वर्किंग हमने कैसे करनी है। जी, वेल्थ स्टेटमेंट की वर्किंग आपने सिंपल ऐसे करनी है कि ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है ना आपकी, इसको कॉपी करना है यहाँ से और वेल्थ स्टेटमेंट में रिकंसिलेशन में आना है। और आपने ये देखें ये है इनफ्लो, इनफ्लो में सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में इसको पेस्ट कर देना है और इसको कैलकुलेट कर देना है। और आपको एक मैंने एंट्री जो है ना वो, अब प्राइस बॉन्ड आपको मैंने फाइनल में एंट्री करवाई थी, आपने देखी होगी ये वाली। ये एक 50,000 का हमने प्राइस बॉन्ड इसमें इंटर किया था कि अगर हमने कोई प्राइस बॉन्ड हमारा निकला है तो उसका क्या करना है, आपने 50,000 को यहाँ से कॉपी करना है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपने यहाँ पे आके इसको ये अदर सीट्स में इधर भी पेस्ट कर देना है और इधर भी कर देना है। क्योंकि ये जो इनकम होती है ना आपकी प्राइस बॉन्ड की, इस पे टैक्स पहले ही कट चुका होता है। तो आपने इसको वेल्थ स्टेटमेंट में रिकंसिलेशन में आपने इसको क्या करना है, नीचे आके ये देखें सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स जो है ना इसके अंदर लिखना होता है। ये आपने इसको कैलकुलेट, अगर है प्राइस बॉन्ड तो कर लें, तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग से एंट्री कर दी है, ठीक है। ये टोटल आपने इनफ्लोज की एंट्री हो गई है। अब आना है आपने एक्सपेंस में। फ्रेंड्स जो एक्सपेंस है ना, कोशिश करें इसको सारे को फिल ना करें वन बाय वन, क्योंकि आप टोटल करोगे एक एक रुपया तो वो पॉसिबल भी नहीं है और इतना कोई जरूरी भी नहीं होता पर्सनल एक्सपेंस। आपने एक लमसम अमाउंट लिखनी है कि पूरे साल का जी मेरा जो खर्चा हुआ है वो 1 मिलियन हुआ। इसको कैलकुलेट कर दें जी। अब आपकी पर्सनल एक्सपेंस की एंट्री भी हो गई है, रिकंसिलिएशन भी हो गई है और ऊपर भी जो भी रिटर्न की टैक्सेस की एंट्री थी वो हमने कर ली। अब आपकी रह गई है वेल्थ स्टेटमेंट, ये पर्सनल एसेट्स हैं। फ्रेंड्स मैं हर वीडियो में ये वेल्थ स्टेटमेंट बताता हूँ, इसके साथ मैंने कंप्रीहेंसिव वेल्थ स्टेटमेंट की वीडियो अपलोड की हुई है। वो फॉर्म आयरस वाला है लेकिन जो बाकी चीजें वो सारी सेम है, आप उसको देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो भी प्रॉपर्टी आपकी 30 जून 2023 वाले दिन आपके पास थी, क्योंकि मैं 2023 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आपने शो करनी होती है, ठीक है। अब मेरे पास चाहे 15 साल पहले की प्रॉपर्टी है, चाहे मैंने 1 जुलाई 2022 के बाद खरीदी है, वो मैंने यहाँ पे लिखनी है। आपने प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है और उसके बारे में बताना है कि 5 मरले है 10 मरले। जब आप इसको यहाँ पे ये सारी चीजें लिख के ऐड करोगे ना, इसको सबमिट करोगे तो ये बॉक्स ऐड कर देगा। अब जितने की आपने परचेज की है, जिसका एग्रीमेंट आपके पास है, वो वैल्यू यहाँ पे आपने लिख लेनी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 25 लाख की प्रॉपर्टी परचेज। अब अक्सर मुझसे व्यूअर क्वेश्चन करते हैं कि मैंने एक प्लॉट 15 लाख का लिया था तो अब वो 1.5 करोड़ का हो गया। तो आपने उसकी वैल्यू नहीं बढ़ानी, वैल्यू वही आएगी जो आपने परचेज की है, वो एक्चुअल वैल्यू वही चलेगी। मार्केट वैल्यू के साथ ये वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती। ये सिर्फ उस सूरत में आप ज्यादा करोगे, जैसे ये मेरा प्लॉट था, मैं कहता हूं कि इस साल मैंने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की है, पहले ये प्लॉट था अब ये घर बन गया तो मैं इसको 5 मिलियन का कर देता हूं। मतलब मैंने इस पर कंस्ट्रक्शन की है तो फिर मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई है। मार्केट वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका। आपने वो वैल्यू लिखनी है जितने की ये प्रॉपर्टी परचेज हुई है और बस वो वैसे ही चलती रहेगी, चाहे वो आपने 20 साल पहले परचेज की चाहे 20 दिन पहले परचेज की, इसका कुछ नहीं करना। ये बिजनेस कैपिटल मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, ये प्रॉपर्टी में अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो ये ऊपर वाले से आपने ऐड करनी है, कमर्शियल रेजिडेंशियल नीचे वाले से ऐड करनी है, ओके। अब उसके बाद आप देख लें जी, इक्विपमेंट नॉन बिजनेस, घर में आपने कोई जिम वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है, कोई और इक्विपमेंट्स हैं आपके तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास एनिमल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो जी। ये उसके बाद आपकी आ जाती है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपके पर्सनल बैंक अकाउंट्स आएंगे, बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। और कोशिश करें अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस हो वो बिजनेस वाले अकाउंट में करें, जिसका जो टाइटल है वो आपके बिजनेस का नाम हो, जैसे ये एबीसी ट्रेडिंग, ठीक है। आपने पर्सनल जो अकाउंट होंगे ना, जिसका टाइटल आपका पर्सनल नाम हो, उसमें कोशिश करें बिजनेस की ट्रांजेक्शन ना करें। उनका जो 30 जून का बैलेंस है, 30 जून 2023 का, वो यहाँ पे आपने लिखना है। इसी तरह जैसे अकाउंट ऐड करना है आपने तो प्लस पे क्लिक करें, ठीक है। बैंक का नाम लिखें, ठीक है। अकाउंट नंबर लिखें अपना, सिंपल सा,
मतलब आपने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस अकाउंट नंबर लिखें, बैंक का नाम लिखें, जो उसका 30 जून 2023 का बैलेंस था वो लिखें। अगर 2022 की फाइल करें तो 30 जून 2022 का बैलेंस लिखें। इसी तरह अगर आपकी स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, सिर्फ लिखें शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये सारी बैंकों की चीज़ें आ गई आपकी। उसके बाद ये जो डेट है ना, मतलब आपने किसी को पैसे कर्ज पे दिए हुए हैं, तो ये आपका पर्सनल है, ये बिजनेस का नहीं है, ये याद रखिएगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ना जो लेना देना है ना वो रिटर्न में ना शो करें, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं और इस पे नोटिस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो बिजनेस को बिजनेस वाली जगह पे रखें बस। पर्सनल अगर आपने किसी को लिया दिया है भी ना तो उसको यहाँ पे ना शो करें। लेकिन अगर आपने करना है तो अगर आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है तो उस यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे, उसका CNIC नंबर, उसका नाम लिखोगे, ठीक है, वो ऐड करोगे तो वो बॉक्स ऐड कर देगा, वो अमाउंट लिख सकते हो। लेकिन ये जहन में रखें कि वो बंदा भी फिर अपनी रिटर्न में ऐड करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे ऐड करोगे। ओके जी सर। उसके बाद आगे हाउस होल्ड इफेक्ट में घर की चीज़ों की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें आपके घर का फर्नीचर है, कपड़े हैं, बर्तन है, खाने पीने की चीज़ें, जो भी आप लिखें यहाँ पे। ये पिछले साल की अगर चल रही है तो उसको ज़्यादा ना करें, चलने दें। ये आपकी पर्सनल आइटम, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आ जाएगा, और कैश इन है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश अगर आपके पास नहीं भी है तो भी यहाँ पे लिखें ज़रूर, जितना मर्जी लिखें, ज़्यादा ना लिखें लेकिन थोड़ा बहुत लिखें ज़रूर, ठीक है। अगर एक्चुअल में कैश है तो फिर आप लाजमी लिखें। पहली दफ़ा फाइल करे हो तो कैश की फिगर भी यहाँ पे लिखें। और उसके बाद आप रिकन्सिलेशन में आए तो ये जब रिकन्सिलेशन में आएंगे तो ये अमाउंट जो है ये पॉजिटिव में ऐसे ही आ रही होगी जैसे अब आ रही है, अनरिकनसाइल्ड। इसको आपने जीरो करना है। वो कैसे करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ये ब्लैंक होगा, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। जब इसको पेस्ट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पिछले साल भी अपनी रिटर्न फाइल की थी, पिछले सालों से कर रहे हो, तो फिर वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए आपने एक दफा करना ये है, कैश को जीरो कर देना है, इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अब रिकन्सिलेशन पे आए और देखें कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो हुई या नेगेटिव में है या नहीं है। अगर तो ये अमाउंट आ रही है नेगेटिव में, फिर तो मामला है ठीक। फिर मतलब है कि आपका कोई मसला नहीं है, आपने ये नेगेटिव वाली अमाउंट को कॉपी करना है और कैश में जाके पेस्ट कर देना है। तो आपका जो आप कह रहे हैं कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ना, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे वो जीरो हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव में आ रही है ना तो उसका मतलब है कि आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। आपने इस साल अपने एसेट्स या तो ज्यादा लिख दिए हैं बढ़ा के, या फिर आप अपनी कोई इनकम हाइड कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी ये जो है ना फिगर जो है ये पॉजिटिव में आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। ये मैंने वेल्थ स्टेटमेंट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया, डिटेल से देख सकते हो। तो मैं जब देखता हूँ मुझे याद आता है कि जी बिल्कुल मेरी इस साल फॉरेन रेमिटेंस आई थी 4 मिलियन की, जो मेरे बैंक अकाउंट में आई थी, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैं वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये फिगर नेगेटिव में आ गई। अब आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जो अपना कैश आपने पहले जीरो किया था, आपने उसको यहाँ पे कैश में ही पेस्ट करना है। ये देखें कैश में इसको पेस्ट करना है और इसको कैलकुलेट करना है जी। अब दोबारा रिकन्सिलेशन पे आएंगे। अब ये देखें जीरो हो गई है। अब आपकी रिटर्न पूरी हो गई है सारी, ठीक है। अब अगर इसके बाद आप पेमेंट करना चाहो चलान की तो उस वक्त कर सकते हो। कंप्यूटेशन पे आए, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो पहले प्रीपेड पे क्लिक करके PSID जनरेट करें, उसकी आप पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद आपने करना यह है, जैसे अभी मैं ना इसको डाटा को सेव करता हूँ, ठीक है। डाटा मैंने सेव कर लिया है, आपने सेव कर लेना। उसके बाद ना जाहिर आपने चलान पे करना है ना, तो ये जो पेमेंट है आपकी ये घंटे 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे अपडेट होगी। आपने इसको क्लोज कर देना। जब दोबारा आप लॉगिन करोगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपका फॉर्म कहाँ गया। आप ऊपर से ओपन करोगे तो वो आपको ओपन नहीं करने देगा। आपने नीचे आना है ड्राफ्ट में, ये देखें ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट में ये देखें IT डिक्लेरेशन, हो सकता है ड्राफ्ट में आपका कुछ और भी पड़ा हो, आपने डिक्लेरेशन पे ही क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्म बता देगा कि ये पड़ा है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहो ड्राफ्ट को, यहाँ से डिलीट करके नया फॉर्म फिर ओपन कर सकते हो। अगर हमने इसको डिलीट नहीं करना, हमने एडिट करना है, तो फिर आप इसको ओपन करोगे दोबारा से एडिट पे ओपन करके, और आपने इसको क्या करना है, चार्जेबल में और कंप्यूटेशन पे आके आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो आपका एडमिटी टैक्स यहाँ पे होगा ना, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने आना है एट्रीब्यूट में। यहाँ पे आपने बिजनेस सेलेक्ट करना है, कोई भी बिजनेस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप देखने बैठ, जब ज्यादा नहीं मिलता तो ट्रेडर अदर में कर दें, काम चल जाएगा आपका। उसके अलावा एक और काम आपने करना है। अगर आपको ये एरर दे कि जी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अटैच करो उसके साथ रिटर्न, मतलब आपने ये कर दिया एट्रीब्यूट में, आप डाटा में दोबारा आओ और इसको यहाँ से सेव करने के बाद इसको सबमिट करने की कोशिश करो। अगर तो ये सबमिट कर लेता है, आपको कहता है कि पिन दें और उसके बाद सबमिट कर देता है, जैसे मैं भी सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, देखूँ ये एरर देता है या नहीं देता। ये देखें, ये कहता है कि जी अच्छा, इसने एरर इसलिए दे रहा है कि पहले मैंने टैक्स पे करना है,
उसके बाद ये मुझे पिन की ऑप्शन देगा कि पिन दें और फिर सबमिट करें। लेकिन अगर आपने टैक्स भी पे कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद जब आप सबमिट करते हो तो वो आपको एरर देता है कि प्रॉफिट एंड लॉस या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दो, तो आपने अटैचमेंट में आना है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आपने ये देखें, ये बनी हुई है ना, आपने ऐड फाइल पे क्लिक करना है। इसमें आपने कोई भी पीडीएफ की जो फाइल है ना, कोई भी कर ले, खाली फाइल कर ले, कोई मसला नहीं, खाली एक पेज पीडीएफ का कर लें, वो अपने यहाँ पे अटैच कर देना है। अगर ये कहे कि जी अटैच करो, उसके बाद फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो आपको कहेगा कि अपना पिन नंबर दें और उसके बाद आप इसको ओके करोगे तो ये आपकी जो रिटर्न है ये सबमिट हो जाएगी। मैंने कोशिश की है मैं डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताऊं, फिर भी आपको समझ ना आ रही हो, कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही हो आपको, तो वो मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल